हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ यूपीसी अखाड़ा। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के अपडेट्स ऑफ साइंस एंड टेक। जो साइंस एंड टेक कोर्स मैंने पढ़ाया था वो अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी करंट अफेयर्स रिलेटेड भी, लेकिन अप टिल अक्टूबर 2023 तक ही थे। इस नए 3 पार्ट सीरीज़ में 3 पार्ट में होंगे ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स। हम लोग कवर करेंगे अप्रैल 23 से फरवरी 24 तक जो मेजर न्यूज़ साइंस एंड टेक फील्ड में है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, सारी बड़ी चीज़ें। एंड इन सारे न्यूज़ को मैंने वही 3 पिलर्स में डिवाइड कर दिया जिन 3 पिलर्स में मैं कोर्स पढ़ाता हूँ: द यूनिवर्स, द लाइफ एंड द टेक। ओके, सो आज पहला पिलर द यूनिवर्स से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग करेंगे। इस सीरीज़ में ये जो 3 पार्ट में है, ये पहला पार्ट है उसका। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें वीक में एक बार साइंस का एक पेज आता है जिसका टाइटल ही साइंस होता है। आप ये समझो कि उन सारे पेजेस से मैंने न्यूज़ पिक किया है एंड उसे सेग्रीगेट कर लिया है अपने कोर्स के हिसाब से, ठीक है। एंड हम लोग इसी न्यूज़पेपर को हम लोग फॉलो करेंगे, द हिंदू को। ओके, हाउएवर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उसमें दी रहती है वो हम लोग नहीं करेंगे। वी विल ओनली डू द मेजर थिंग्स जो रीजनेबल है। अगर आप इन डेप्थ जाओगे तब 3 लेक्चर्स क्या, आप बस यही करते रह जाओगे। यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो मैं जो है ना रीजनेबल, जो सारी चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए, हम लोग का फोकस उस पर होगा। पहला टॉपिक है आज का, ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन इन क्वेसास। ये न्यूज़ में था एंड 2-3 बार द हिंदू ने रिपीट किया। ये क्या है? टाइम डायलेशन। ये सब सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कंसेप्ट्स पढ़ा चुका हूँ, बट मैं क्विकली रिमाइंड करूँगा। जहाँ पर भी कंसेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर यहाँ पर इस आज के लेक्चर में मैं उसको बहुत क्विकली रिपीट करूँगा। अगर लगता है कि ये क्लियर नहीं हो पाया, देन प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, सो टाइम डायलेशन क्या है? हम लोग जो टाइम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब कि वो एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं है, वो हम लोगों के लिए ट्रूथ है, द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग इट। बट अगर यूनिवर्स में आप डिफरेंटली प्लेस्ड हो, मतलब अगर आपका यूनिवर्स में सिचुएशन डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, हाई स्पीड मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट सी है, इसी से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। उसके या अगर आप 0.9 सी पे हो तो डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट करेगा। बट यहाँ पर अगर आप जब कार चला रहे हो तो क्या है, 0.000000001 सी है। तो हमें ये हाइपोथेटिकल नहीं है, दिस इज प्रूवन। ओके, दिस इज थ्योराइज्ड। हाइपोथेसिस एंड थ्योरी में डिफरेंस होता है। दिस इज थ्योराइज्ड कि हमारा टाइम जो है वो कंपेरेटिवली चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन स्पीड वी आर ट्रैवलिंग एंड हाउ क्लोज वी आर टू अ मैसिव मैटर। मैसिव मैटर मतलब क्या? हैवी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज़ वेरी हैवी, वेरी मैसिव, राइट। सो आप अगर एम्प्टी स्पेस में हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्पेस में चला जाऊँ, ये अर्थ है, ओके, एंड मैं यहाँ स्पेस में चला जाऊँ, मेरे लिए जो टाइम है वो कंपैरेटिवली फास्ट बीतेगा। अर्थ पे जो लोग हैं उनके लिए टाइम जो है वो स्लो बीतेगा। वाई? बिकॉज अर्थ इज़ मैसिव। सो जितना मैसिव टाइम उतना स्लो। ओके, अब ये अर्थ है, बट अगर व्हाट इफ ये असल में ब्लैक होल होता, ओके, व्हाट इफ ये ब्लैक होल होता, देन ये और मैसिव है, वहाँ पर टाइम और स्लो हो जाता है, एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। ओके, लाइकवाइज अगर मैं स्पेस में हूँ और मैं स्पेस में ट्रैवल कर रहा हूँ एट द स्पीड ऑफ से 0.8 सी, देन यस अगेन मेरे लिए स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिविटी एंड ये सच है, दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू एंड हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। जब भी आप GPS यूज़ करते हो ना, तो जो सैटेलाइट्स से आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ, दैट सैटेलाइट इज़ रिकैलिब्रेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्पीड, उस सैटेलाइट जो स्पेस में है उसके लिए स्पीड डिफरेंट है दैन पीपल ऑन अर्थ। वेरी माइन्यूट डिफरेंस होता है क्योंकि अर्थ उतना मैसिव नहीं है, बट वो होता है एंड वो इनफ होता है कि दैट सैटेलाइट माइट एक्चुअली लीव इट्स ऑर्बिट अगर हम लोग उस रिलेटिविटी के लिए कंपनसेट ना करें, उसे कैलिब्रेट ना करें। ओके, सो अभी टाइम डायलेशन का बिग ऑब्जर्वेशन सामने आया है इन क्वेसास। अब क्वेसास क्या है वो क्विकली देख लेते हैं। ये है क्वेसास एंड दे आर हाईली एनर्जेटिक डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स
often thought to be powered by supermassive black holes at the centers of galaxies. Usually जो massive galaxies होते हैं, not in our Milky Way, हमारे Milky Way के center में क्विजास नहीं है, but they typically occur at the center of galaxies जहाँ पर बहुत बड़ा massive black hole हो सकता है इसके अंदर एक black hole हो, okay? जिसका जो पुल है उसकी वजह से ये ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबल है, okay? They are believed to be generated by the intense radiation emitted from accretion disks. Accretion disk क्या होता है? मैंने ब्लैक होल अभी जस्ट बनाया था, राइट? फिर से बना दे रहा हूँ. तो ब्लैक होल के चारों ओर जब मैटर गिरता है, मैटर इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा उसका ग्रेविटी है, सो आपस में रगड़ खाता है, फ्रिक्शन, एंड ये सारा मैटर जो है वो इसके ऑर्बिट में चला जाता है एंड टकराते रहता है आपस में, एंड वो टकराने की वजह से इट्स अ वेरी हाई ग्लो, बहुत सारे स्टार्स से भी ज़्यादा ब्राइट ग्लो के साथ ये ग्लो नज़र आता है, जिसे हम लोग एक्रेशन डिस्क बोलते हैं, जो उस ब्लैक होल के चारों ओर घूमते रहता है इन ऑर्बिट, ओके? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक सैटर्न्स रिंग्स, एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं है, बट या टू इमेजिन इट, हम लोग उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि दीज थिंग्स आर ऑर्बिटिंग ब्लैक होल, एंड वो फ्रिक्शन की वजह से इट इज़ बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ ग्लोइंग, ओके? जिसे हम लोग एक्रेशन डिस्क बोलते हैं. ग्रेविटेशनल वेव्स एंड LIGO. ग्रेविटेशनल वेव्स मैंने कोर्स में पढ़ाया था, बट फिर से मैं क्विकली रिमाइंड कर देता हूँ. स्पेस टाइम एक पर्टिकुलर फिनोमेना है यूनिवर्स को डिफाइन करने का, जो दो फैक्टर्स को एक साथ ले लेता है, टाइम एंड स्पेस. ऐसे तो स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल है, मतलब स्पेस हम लोग देखते हैं तो क्या है, अप डाउन लेफ्ट राइट, आगे पीछे, सॉरी, राइट, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है. बट हम लोग उसके साथ एक और फैक्टर क्या ले लेते हैं, टाइम एज द 4th डायमेंशन. दोनों को कंबाइन करके हम लोग स्पेस टाइम एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. ये पूरा एक साथ इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन हेवी मास ऑब्जेक्ट्स. हेवी मास ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर भी होते हैं वो स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करते हैं. वो इमेज याद है जो यूजुअली बनाते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए. यहाँ पे कोई हेवी ऑब्जेक्ट है तो ये स्पेस टाइम का फैब्रिक, जिसको हम लोग ऐसे 2 डायमेंशनल चादर के रूप में दिखा रहे हैं. इमेजिन करो एक चादर है जिसके बीच में एक हेवी बॉल रख दिया आपने, तो वो जो डेप्थ आया, जो डिस्टॉर्शन आया शेप में, वो डिपिक्ट करता है क्या, कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है. बट हाउ क्विकली जैसे डिस्टॉर्ट करता है बिकॉज ऑफ हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट, हेवी मास, वो रिपल्स क्रिएट करता है, एंड वो रिपल्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. एंड रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ में रह रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स, ओके? इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स. जैसे अगर ऐसा होता है 2 ब्लैक होल्स आसपास आ गए, देन वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड है. कोई भी वस्तु एक दूसरे की ओर जब अट्रैक्टेड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो डायरेक्टली जाके उसमें टकरा नहीं जाता है. वो क्या होता है, यूजुअली एक दूसरे के ऑर्बिट में होते हैं एंड दे स्टार्ट टू स्पिन, ओके? एंड फिर वो डिपेंडिंग ऑन कि किसका स्पीड कितना ज़्यादा था, या तो वो ऑर्बिट में लॉक हो जाएंगे परमानेंटली, या फिर मर्ज हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे को छोड़ के हो सकता है दे माइट इवन पास विदाउट कोलाइडिंग. ये भी होता है, ओके? क्योंकि हमेशा सेम दोनों एक डायरेक्शन में आया ऐसा ज़रूरी नहीं है. यूजुअली क्या होता है कि एक इधर से आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, एंड दे माइट नॉट कोलाइड, बट एक दूसरे के साथ ऑर्बिट में चले जाते हैं, एंड फिर ऑर्बिट में बहुत बार घूमते इवेंचुअली उनका नज़दीक आते जाते हैं एंड इवेंचुअली दे क्रैश, दे कोलाइड. दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन यूनिवर्स हैपन, मोस्ट कोलिजन्स. एंड जब ये कोलिजन होता है, दिस जनरेट्स व्हेन इट्स एक्चुअली 2 ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स. न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, ब्लैक होल से एक स्टेप पीछे आ जाओ. स्टार साइकिल मैंने पढ़ाया था, स्टार साइकिल में एक स्टेप पीछे जो है उसको न्यूट्रॉन स्टार्स बोलते हैं. एंड दीज न्यूट्रॉन स्टार्स आर स्मॉल इन साइज बट एक्सट्रीमली हैवी. क्यों? क्योंकि इनका हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, हीलियम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड दीज हीलियम, जो भी बचा हुआ है हीलियम एटम्स, वो कंबाइन हो के कार्बन एंड अदर हेवियर एटम्स बन रहे हैं. जो स्टार है वो अपने ओरिजिनल साइज से काफ़ी छोटा हो चुका रहता है. मतलब क्या है, बहुत डेंस है. सो जितना ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी चीज़ में और दूसरे डेंस ऑब्जेक्ट में जब कोलाइड करता है, देन ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होता है, ओके? 4 मेन इवेंट्स दैट जनरेट ग्रेविटेशनल वेव्स आर मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स, याद रखना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है. कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स, अगेन सेम चीज़. द असिमेट्रिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ अ मैसिव स्टार. अगर कोई स्टार बहुत मैसिव है, तो स्टार साइकिल में मैंने बताया था मैसिव स्टार्स का एक स्टेज होता है व्हेन दे कंप्लीटली रन आउट ऑफ देयर फ्यूल, दे
become red giants, huge in size. Okay, and then they collapse in itself and go supernova, go boom. They shine with immense brightness कि पूरा का पूरा स्काई में वो बहुत ब्राइटली नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट व्हेन अकबर वाज देयर अपीयर्ड अ रियली ब्राइट स्टार इन द स्काई. ये जो ओरल कहानियाँ होती है ना, दीज आर नॉट रॉन्ग. देयर इज अ चांस कि उस टाइम पीरियड पे एक सुपरनोवा हुआ, एंड दैट सुपरनोवा इज सो ब्राइट कि समटाइम्स वो दिन में भी दिखता है वो स्टार. इट इज़ दैट ब्राइट. ओके, हमारा स्टार क्या सुपरनोवा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टार उतना मैसिव नहीं है. इट इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार. जो मैसिव स्टार्स होते हैं वो सुपरनोवा उनके साथ होता है. सुपरनोवा स्टेज पर वो लोग पहुंचता है, ओके, जिसमें द एंटायर स्ट्रक्चर, आउटसाइड स्ट्रक्चर गोज बूम. ओके, एंड दिस गोज ऑन फॉर अ फ्यू डेज टू फॉर अ फ्यू मंथ्स. इतने लंबे समय तक वो लोग सुपरनोवा होते हैं अंटिल ठंडा होके दे become very small. Usually they turn into neutron stars, or sometimes they become a black hole, depending on how much mass they have. Okay, so yeah, supernova explosion कर सकता है, collision of two neutron stars and merger of black holes. Okay, create करता है gravitational waves. LIGO क्या है? Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो वी आर बिल्डिंग करेंटली, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू ऑब्जर्व ग्रेविटेशनल वेव्स. उसमें से एक है LIGO. ये बार बार न्यूज़ में रह रहा है, 2022 में भी था, 21 में भी न्यूज़ में था आई थिंक. बट वी नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा ग्रेविटेशनल वेव्स रिलेटेड 2021 में. दैट इज़ वाई वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस. ओके, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स मेन है, बट इंडिया, LIGO इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट बिगर प्रोजेक्ट बेस्ड इन इंडिया, एम्ड एट एनहांसिंग द ग्लोबल नेटवर्क फॉर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन. ओके, कहाँ पर है ये? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में है LIGO इंडिया का. बस इतना याद रखना है. किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये ग्रेविटेशनल वेव्स स्टडी होगा. प्रोजेक्ट का नाम क्या है? LIGO. बट 2021 में दे डिडंट आस्क LIGO, दे आस्क्ड व्हाट? दे आस्क्ड LISA. इनमें से कौन सा है जो ऐसा प्रोजेक्ट दैट विल यूज़ 3 डिफरेंट डिवाइसेस स्पेस में एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे टू ऑब्जर्व ग्रेविटेशनल वेव्स? ऐसा कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट था. एंड उसमें LISA था एंड LISA पाथफाइंडर, दोनों ऑप्शन में था. LISA पाथफाइंडर जो था वो उसका डेमो था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था. LISA पाथफाइंडर, दैट वाज नॉट द रियल प्रोजेक्ट. LISA वाज द रियल प्रोजेक्ट एंड द आंसर ऑल्सो वाज LISA. नेक्स्ट टॉपिक, NGC 7392 क्या है? इट्स अ स्पाइरल गैलेक्सी इन एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन. क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रिप्ड अ स्टार टू श्रेड्स इन द सेंटर ऑफ दिस गैलेक्सी. एंड ये जो फ्लैश ऑफ लाइट जब ये हुआ, ये एग्जैक्ट थिंग हुआ. ये रिपिंग कैसे होता है? ये ब्लैक होल है, अगेन आई शुड ड्रॉ इट लाइक दिस. इट इज़ पुलिंग अ स्टार टुवर्ड्स इटसेल्फ. जो स्टार है वो उसके ऑर्बिट में चला गया, राइट? ऑर्बिट में चला गया एंड घूम रहा है फॉर ईयर्स. बट वो जितना नज़दीक जाते जाएगा, उसमें उस स्टार का साइज़ की वजह से जो पार्ट क्लोज है ब्लैक होल से, उस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्टेड. इस पर कम होगा इस तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ज़्यादा अट्रैक्टेड है. देन जो स्टार है वो लंबा होते जाएगा, बिकॉज आगे वाले पार्ट पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, राइट? नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? वो और लंबा हो जाएगा टू द पॉइंट कि इट विल एक्चुअली बिकम दिस शेप. इलोंगेटेड, एंड इलोंगेटेड होते हुए घुसना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड रिपिंग टू श्रेड्स. एंड ये जब होता है तो बहुत ब्राइट लाइट निकलता है, एंड वो ब्राइट लाइट फाइनली रीच्ड अर्थ इन 2014. तो हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो टाइडल डिसरप्शन इवेंट है ये न्यूज़ में कवर हुआ. वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर डेटा को अभी रिसेंटली रिवील किया गया. ओके, एंड न्यूज़ में था, न्यूज़पेपर ने कवर किया, सो वी आर ऑल्सो कवरिंग इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो टेक अवे है फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी. क्या है? टाइडल डिसरप्शन इवेंट. क्या? जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, दिस इज़ टाइडल डिसरप्शन इवेंट. ओके, देख लो इस इमेज में यहाँ पर क्या हो रहा है. वो घूम घूम कर गिर रहा है, राइट? इट्स अ स्टार. इट्स सपोज टू बी अ स्फीयर, बट इट इज़ नॉट अ स्फीयर एनी मोर. क्या हो गया? वो खिंचाते जा रहा है. इट्स elongated. Okay, it's an astronomical phenomena that occurs when a star approaches sufficiently close to a supermassive black hole to be pulled apart by the black hole's tidal forces. टाइड्स पृथ्वी पे होते हैं. क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. जब मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अर्थ का जो पानी है वो मून की ओर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बल्ज आउट कर जाता है. दैट थिंग इज कॉल्ड
टाइड्स। सेम चीज़ यहाँ पर वो आप समझ लो एम्पलीफाई कर दो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, thousands of times actually. A portion of the star's mass can be captured into an accretion disk around the black hole, जो मैंने accretion disk के बारे में बताया था. If the star is on a parabolic orbit, which usually is the case, resulting in a temporary flare of electromagnetic radiation, जो हमें नजर आया. Next topic, JWST's new unexplained findings. तो हम लोग ने JWST को काफ़ी डिटेल में कवर किया था कोर्स में. क्या है ये? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. कहाँ पर है ये अर्थ के नियर अर्थ ऑर्बिट में है? नहीं, ये है लैग्रांज पॉइंट में. कौन सा लैग्रांज पॉइंट? L2. बस ये पर्टिकुलर डेटा एकदम रोट लर्निंग कर लो L2 में. मैं ऐसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा लैग्रांज पॉइंट आगे इस लेक्चर में जब हम लोग आदित्य L1 पढ़ेंगे. ओके, सो JWST L2 में है एंड वहाँ उसने ऑब्जर्व किया कुछ डेटा ऐसा उसने ऑब्जर्व किया है जो हमारा करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, करंट कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज़ जो है, जो फिज़िक्स है, इट ब्रेक्स दैट. बिकॉज देर आर सम थिंग्स हैपनिंग दैट इट ऑब्जर्व्ड दैट शुड नॉट हैपन. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि द प्रेजेंस ऑफ फुल्ली डेवलप्ड गैलेक्सीज मच अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल. स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यूनिवर्स, जैसे मैंने एक डायग्राम पढ़ाया था कोर्स के स्टार्टिंग में, उसमें ये बिग बैंग हुआ. यहाँ पे बिग बैंग के पास जब यूनिवर्स बिग बैंग के बाद एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में जो बेबी गैलेक्सीज थी वो उतनी बड़ी नहीं थी. ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है फिज़िक्स का, वो ऐसा डिक्टेट करता है कि उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए. बट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि वी डिडंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स जो इतनी दूर देख सके स्पेस में कि वहाँ से लाइट को आने में 14 बिलियन ईयर्स का टाइम बीत जाए. 14 बिलियन ईयर्स. ओके, 14 बिलियन ईयर्स. मतलब जब हम लोग पावरफुल टेलीस्कोप बिल्ड करते हैं और यूनिवर्स के एकदम एज पे देखते हैं तो हम लोग एक्चुअली नॉट जस्ट स्पेस वाइज एज पे देख रहे हैं बट ऑल्सो टाइम वाइज. टाइम बिगैन व्हेन? टाइम का शुरुआत कब हुआ? एट बिग बैंग. एंड बिग बैंग के बाद जब टाइम का शुरुआत हुआ देन पहले स्मॉलर गैलेक्सी शुड हैव बीन बिल्ट. मास जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ एंड बेबी गैलेक्सीज वर बिल्ट. ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था. बट JWST ने देखा एक बहुत ही दूर का गैलेक्सी, बट वो स्मॉल नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ह्यूज, फुली डेवलप्ड. एंड वो दैट इज़ एक्चुअली कंफ्यूजिंग द साइंटिस्ट एंड इसीलिए कई बार न्यूज़ में ये आया. सो दैट्स वाई वी आर लर्निंग इट. एंड ऑल्सो द अदर थिंग वॉज ब्राइटनेस ऑफ लो मास गैलेक्सीज. मतलब जहाँ पे मास कम है, मतलब कम स्टार्स हैं, उसका ब्राइटनेस कम होना चाहिए. JWST का जो फाइंडिंग्स है वो ऐसा देखा कि लेस मैसिव गैलेक्सीज ऑल्सो आर emitting significant amount of light, expectation से कहीं ज़्यादा. So there was something going on in this time period जो हमें अभी अच्छे से समझ नहीं आया है. That clearly JWST से हम लोग और चीज़ समझ पाएंगे. जैसे मैंने बताया था ना हबल, इसके पहले जो पिछला टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप, अभी भी वर्क कर रहा है, स्पेस में है, नियर अर्थ ऑर्बिट में है, अर्थ के चारों ओर. वो उसने बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग चेंज किया हमारे यूनिवर्स का. बहुत सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के बारे में उसने एक्सप्लेन किया, मतलब डेटा प्रोवाइड किया, फिर उस डेटा से साइंटिस्ट्स ने थ्योराइज़ किया. जैसे एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये हबल टेलीस्कोप ने प्रूव किया. ओके, सो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और अगला बिग स्टेप अप होगा JWST के आने से, एंड उसमें से ऐसा ये नज़र आना शुरू हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिनोज ऑब्जर्व्ड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मिल्की वे. ओके, सो न्यूट्रिनोज क्या है? मैंने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ाया था पिलर ए में, एंड इसमें आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इस इमेज में बताया था कि इसका एक बेसिक आइडिया रखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये मिल के कंबाइन करके और समटाइम्स अकेले भी बिकम व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. पुराना साइंस 100 ईयर्स अगो क्या बिलीव करते थे हम लोग कि एटम्स आर द अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ मैटर, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है. 1920s में एंड 30s में इट वाज रियलाइज्ड कि नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है. इट वाज थ्योराइज्ड कि नहीं, एटम के भी इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. बोर मॉडल और ये मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स आए, राइट, ऑफ एन एटम. एंड आई थिंक वाज इट 1940s, या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 फर्स्ट टाइम एन एटम वाज स्प्लिट. सो वी क्लियरली अंडरस्टूड किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है. बट करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों तरफ से आप बोल सकते हो, फिजिक्स में ये हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, दीज आर द स्मॉलेस्ट, वी कैन नॉट ब्रेक देम. एंड उनमें से अलग अलग कैटेगरीज हैं. क्वार्क्स है,
लेप्टॉन्स हैं, स्केलर बोसॉन्स हैं, एंड यहाँ पे ये गेज बोसॉन्स हैं। 4 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। उनमें लेप्टन्स में ये देखना हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो एंड ताउ न्यूट्रिनो, ये 3 तरह के न्यूट्रिनोज हैं। ओके, these cannot be, none of these elementary particles can be broken into smaller parts, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, elementary particles. Okay, where are these neutrinos produced? It's difficult to understand where exactly neutrinos and how they are produced, but multiple sources हैं. अभी current observation क्या मिला, मिल्की वे के सेंटर से आ रहा है। मिल्की वे के सेंटर में क्या है, there's a black hole. What is the name of that black hole? Sagittarius A star. A star ही बोलना है, प्रोनाउंसिएशन इसे A star ही बोलते हैं। ओके, एस्टरिस्क नहीं, सैजिटेरियस ए स्टार बोलना है। श्योर ए स्टार बोलने पे लग सकता है लोगों को कहीं ए स्टार तो नहीं है, नहीं। ओके, इट्स अ ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए स्टार। वहाँ से ऑब्जर्वेशन आया है न्यूट्रिनोज आने का। क्यों है न्यूट्रिनोज इतने इंटरेस्टिंग? न्यूट्रिनोज इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। वो चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, वो दे पास थ्रू ऑल ऑफ देम विदाउट इंटरेक्टिंग। मतलब एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियाई है एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ घूम रहे हैं उसके चारों ओर, दिस न्यूट्रिनो विल कम एंड इट विल जस्ट पास थ्रू इट विदाउट इंटरेक्टिंग एट ऑल। किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, निकल जाएंगे। एंड दैट इज़, अगर इंटरेक्शन नहीं है एंड इफ इट इज़ पासिंग थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तो उसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो ना। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विद न्यूट्रिनोज, बट साइंटिस्ट्स हैव फाउंड क्लेवर वेज ऑफ डिटेक्टिंग देम, डिफिकल्ट बट क्लेवर। एंड धीरे धीरे हम लोग का ऑब्जर्वेशन बेहतर होते जा रहा है न्यूट्रिनोज को लेके। ओके, इससे क्या होगा कि हमें एक यूनिकली डिफरेंट इमेज ऑफ आवर गैलेक्सी मिलेगा। गैलेक्टिक ऑरिजिन समझने में आसानी होगा कि कैसे ये, हाउ दिस गैलेक्सी केम टू बी, ऑल ऑफ दैट विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। न्यूट्रिनोज का स्पीड क्या होता है, ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोस्ट पार्टिकल्स। क्यों? बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट विद एनीथिंग, दे जस्ट पास स्ट्रेट थ्रू। पूरा अर्थ से, मतलब राइट नाउ स्पेस से न्यूट्रिनोज आ रहे हैं and you are sitting and listening to this lecture, आपके बॉडी से पार हो रहे हैं, क्रॉस, दे आर क्रॉसिंग योर बॉडी विदाउट इंटरेक्टिंग एट ऑल। आपको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज दीज जस्ट डोंट इंटरेक्ट। ओके, ये इमेज बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। व्हाट इज इट? ये है कंपोजिट फोटो शोइंग आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन अंटार्कटिका। ओके, क्या करता है आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी? न्यूज़ में था, Ice Cube Neutrino Observatory is constructed at Amundsen Scott South Pole Station in Antarctica, recognized by CERN. टारगेट क्या है इसका? टारगेट है इसका ऑब्जर्विंग न्यूट्रिनोज। ओके, जो ऑलरेडी बहुत टफ है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट सेटअप किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, इसलिए ये कुछ न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाता है। कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल मेगर नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज को ये डिटेक्ट कर सकता है। मोस्ट न्यूट्रिनोज स्टिल विल नॉट गेट डिटेक्टेड। ओके, it is the latest in neutrino detection technology. Subtle signals of high energy neutrinos from space using over 5000 network light sensors buried deep within the earth. Surface के नीचे sensors दबे हुए हैं and वो observe करता है। Okay, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक प्लैनेट न्यूज़ में है जिसका नाम है हाला। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। बाइनरी स्टार सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, यूजुअली क्या होता है, कोई भी कोलिजन पाथ पे सेट होते हैं अगर 2 ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, दे डोंट एक्चुअली कोलाइड, दे गेट इनटू ऑर्बिट विथ ईच अदर, एक दूसरे को सर्कल करने लग जाते हैं। ओके, ये ऐसे एक दूसरे को सर्कल करने लगता है। एंड इफ़ उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस उनके स्पीड या मोमेंटम से ज़्यादा है, देन दे विल बिकम स्लो विथ टाइम एंड फॉल इनटू ईच अदर। ओके, देन द कोलिजन विल हैपन। इमीडिएट कोलिजन यूजुअली नहीं होता है। तो ये जो हाला है प्लैनेट, एक्चुअली ये बाइनरी स्टार सिस्टम को नहीं कर रहा है, ये जिस स्टार को कर रहा है वो ह्यूज है इन साइज, रेड जाइंट होके वो जस्ट सिकुड़ा है। सो बट दिस प्लैनेट स्टिल एग्जिस्ट्स। हमारा जो करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स है उसके हिसाब से रेड जाइंट इतना बड़ा हुआ होगा कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो कि ये प्लैनेट शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, दिस प्लैनेट शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड एंड ये पूरा उसमें समा जाना चाहिए था। बट दिस प्लैनेट एग्जिस्ट्स डिस्पाइट इट्स स्टार हैविंग रीच्ड रेड जाइंट एंड रिवर्टेड बैक। मैं बताता ना, रेड जाइंट जब हो जाता है वापस वो सिकुड़ता भी है वो स्टार, तो सिकुड़ चुका है वो स्टार एंड स्टिल दिस प्लैनेट एग्जिस्ट्स। हाउ? दिस वॉज द मिस्ट्री एंड द मिस्ट्री करंटली अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स हैव थियोराइज्ड दैट शायद वो बाइनरी स्टार सिस्टम था पहले एंड इसलिए मे बी रेड जाइंट हुआ ही ना हो।
ऐसे बहुत सारे थ्योरीज उन्होंने दिया यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट्स ने, एंड ये द हिंदू ने पब्लिश किया, सो वी आर रीडिंग इट। इंसेलाडस, ये एक मून है सैटर्न का। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि नासा का जो कसीनी स्पेसक्राफ्ट था वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया ऑन सैटर्न। अभी वो मिशन बंद हो चुका है ऑलरेडी। कसीनी हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड। इट वॉज आस्क्ड टू मैन्यूवर इटसेल्फ इनटू सैटर्न। खुद को गिराने का उसे लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आर कोर्स, एंड द रीज़न वी डिस्कस्ड इट, उसके पीछे रीज़न है कि उसका डेटा अभी भी साइंटिस्ट एनालाइज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर रिसर्च कर रहे हैं, एंड वो रिसर्च पब्लिश होता है एंड फिर वो न्यूज़ में आता है। जैसे इंसेलाडस जो ये मून है, इसका ये जो पर्टिकुलर इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज दिस वॉज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय कसीनी, एंड इसने बहुत सारा डेटा कैप्चर किया। उसमें से उस डेटा को एनालाइज करने पे पता चला देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन अर्थ ऑन इंसेलाडस। वहाँ पे बहुत सारा फॉस्फोरस मिला है। ओके, दीज पर्टिकुलर सम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड फॉस्फोरस इज वन ऑफ देम। ओके, एक और जो कैंडिडेट है वो है जुपिटर का। बहुत, ये तो एंसेलाडस इज़ नॉट दैट बिग एक्चुअली। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट। सैटर्न का लार्जेस्ट क्या है मून? टाइटन। जुपिटर का लार्जर मून है यूरोपा। ओके, उसमें भी ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसके सरफेस के नीचे देयर इज लिक्विड वाटर बीनीथ इट्स आईसी सरफेस। इसके नीचे भी वाटर है इसके सरफेस के नीचे। ओके, सैटर्न का रिंग्स एंड उसके कुछ जो उसके सैटेलाइट्स हैं। Saturns have the highest number of satellites. या सैटेलाइट्स मतलब क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट भूलना नहीं है कभी भी ये चीज़। नेचुरल सैटेलाइट, व्हाट डज इट मीन? मून, हम लोग जैसे मून बोलते हैं, मून हमारा अपना है खास हम लोग, इसलिए बाकी प्लैनेट्स के लिए यूजुअली मून बोलना सही नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट। इसके कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है। मतलब अगर आप रिंग्स को ले लो, वो भी जो सैटेलाइट्स हैं, एक एक छोटा छोटा पत्थर जो है उस रिंग में, वो भी सैटेलाइट है। बट अगर हम लोग उन सारों को इग्नोर करें, एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है, बट स्टिल 190 के अराउंड, आप याद रखना 190 के अराउंड है सैटर्न के मून्स। 100 के आसपास कितने हैं जुपिटर के जो सेकंड आता है। ओके, दीज नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लुकिंग, ये नंबर्स आपको अलग दिखेंगे। तो मैंने ये क्यों ये इमेज डाला है? टू गिव यू एन आइडिया कि जो सैटर्न के रिंग हैं जो सबसे कॉमनली दिखते हैं वो कितने क्लोज हैं, एंड जो इसके मून हैं, अलग अलग मून्स जो नेचुरल सैटेलाइट से ऑर्बिट करते हैं, वो कितने कितने डिस्टेंस पे है। ओके, एनसेलाडस यहाँ पर है, इसलिए ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, यहाँ पर कसीनी को ऐड किया गया था। ओके, एंड कसीनी को फिर उसने बहुत सारे मून्स को ऑब्जर्व किया, एंड फाइनली इट फेल इनटू सैटर्न। ओके, सो टिथिस, डियोन, रिया, यहाँ तक रिया आ रहा है, बट आगे और भी है। टाइटन है, उसके बाद हाइपेरियन है, लैप्टस एंड फीबी है। फीबी इज़ द फर्देस्ट, मतलब वो इतना फार होगा ना कि यहाँ पर स्पेस नहीं है उसे दिखाने का। मतलब हमें पूरे को स्केल डाउन करना पड़ जाएगा पूरा इस इमेज को, टू शो फीबी कितनी दूरी पर है सैटर्न से। इट्स वेरी फार। ओके, नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स पर हमें तो पता है न्यूज़ के थ्रू कि मल्टीपल रोवर्स आर करेंटली रनिंग ऑन मार्स। और कौन सा है? परसिवियरेंस। और क्या है? इनसाइट है। ओके, क्यूरियोसिटी के अलावा दीज आर द मोस्ट पॉपुलर। इवन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप सिंपली गूगल कर सकते हो, बट न्यूज़ में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में क्यूरियोसिटी है। इसका साइज़ क्या है? ये देखने में तो लगता है छोटा खिलौने जैसा, बट असल में इट्स अ कार साइज्ड, इट्स ह्यूज। मार्स रोवर एक्सप्लोरिंग गाली क्रेटर एंड माउंट शार्प ऑन मार्स। ओके, ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 2011 में, 2011 या 2012 में, ऐसा। इट्स बिन अ वाइल, 11 साल हो गए इसे, 11-12 साल हो गए इसे गए हुए। एंड ऑल्दो इसका मिशन लेंथ सिर्फ 2 years का था, बट करेंटली इसको क्या गया? इनडेफिनेटली इंक्रीज कर दिया गया। वाई? बिकॉज इट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टिल वर्किंग एंड इट कैन बी यूजफुल। तो क्यों टर्मिनेट किया जाए, राइट? कसीनी को क्यों टर्मिनेट किया गया? उसके पीछे रीज़न कि व्हाट इफ उसका इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गया, देन इट इज़ ऑर्बिटिंग रैंडमली सैटर्न के आसपास, इट माइट फॉल इनटू वन ऑफ इट्स मून्स। एंड मैंने अपने कोर्स में चीज़ बताया था कि हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑफ कि किसी भी स्पेशल प्लैनेट या उसके सैटेलाइट पे लाइफ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, वी नो फॉर अ फैक्ट कि मून में एकदम नहीं है, इट्स ऑन द लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट पे मून को रखा गया है, राइट? लाइफ होने का कोई चांस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक वीनस या मरकरी को भी बहुत नीचे रखा गया है उस कैटेगरी में, 1 to 5 का कैटेगरी होता है। तो
सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे हैं ना जिसका कैटेगरी हाई है, ओके, जिस पे लाइफ होने का चांसेस ज़्यादा है. सो वी डोंट वांट टू कंटैमिनेट सच अ प्लेस विदाउट प्रिपरेशन. कसीनी जब वो निकला होगा यहाँ से, हो सकता है कुछ बैक्टीरिया या इस टाइप की चीज़ें लेके गया होगा. वी डोंट वांट another place to get contaminated by Earth's microorganisms. That is why we make sure कि कोई भी हमारा जो मिशंस है वो दे आर क्रैश्ड, खुद से क्रैश कर दिया जाता है. क्यूरियोसिटी मतलब मार्स में बहुत कम लाइकलीहुड है लाइफ होने का, तो दैट्स वाई वी आर सेंडिंग प्रोब्स आफ्टर प्रोब्स एंड रोवर्स आफ्टर रोवर्स. ओके, बैक टू क्यूरियोसिटी. ये कई सालों से वहाँ पर है, बहुत डेटा इसने कलेक्ट किया है. क्यों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ आ रहा है क्यूरियोसिटी रिलेटेड, बट वो जो न्यूज़ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसकी उस न्यूज़ की वजह से बार बार मेंशन हो रहा है. सो हमें जानना है कि क्यूरियोसिटी कहाँ है मार्स पे है. एग्जैक्ट कहाँ पर है? गाले क्रेटर. गाले क्रेटर, अगर इफ़ दे आस्क वेयर इट इज़, यू नीड टू रिमेंबर इट्स ऑन मार्स. ऑप्शंस कैसे दे सकते हैं वो लोग? ऑप्शन हो सकता है वो लोग स्टेटमेंट बना के दे दें कि दिस क्रेटर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन वीनस और मून, चंद्रयान 3 डिटेक्टेड इट ऑन मून, इस टाइप के दे सकते हैं, राइट? यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज रिलेटेड टू. मार्स क्वेक. नासा का जो इनसाइट लैंडर है उसके पास सिस्मोग्राफ है, उसने डिटेक्ट किया कि मार्स में देयर वाज अ क्वेक. अर्थक्वेक बोलने का मन करता है, बट टू बी ऑनेस्ट अर्थक्वेक कैन ओनली हैपन ऑन अर्थ. सो मार्स पे क्वेक्स आते हैं एंड उसने 4.7 मैग्नीट्यूड का इस क्वेक को डिटेक्ट किया. कब किया था? 2022 में. वाई आर वी रीडिंग इट नाउ इन 2024? बिकॉज इसका डेटा अभी पब्लिश हुआ रिसेंटली. Its seismic signal was similar to previous quakes known to be caused by meteoroid impacts. Meteoroid impacts कुछ टकराने पे होते हैं, अंदर से नहीं हो सकते. जैसे अर्थ पे क्वेक्स आते हैं वो वहाँ नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि जो मार्स का इंटीरियर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली ठंडा हो चुका है. इट्स कूल्ड. अंदर हमारे अर्थ के अंदर देयर इज़ हॉट मैग्मा एंड देयर इज़ हॉट आयरन का बना हुआ कोर. ओके, लिक्विड सॉलिड लेयर्स हैं. ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट ऑन मार्स. ओके, एटलीस्ट ऑब्जर्व्ड नहीं है. मार्स के इंटीरियर्स के बारे में हमें उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, बट बिकॉज मार्स के क्वेक उतने कॉमन नहीं है, दैट इज़ वाई वी अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग हैज़ वहाँ पे ठंडा पड़ चुका है. ओके, नो फ्रेश क्रेटर वॉज फाउंड. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड क्योंकि कोई फ्रेश क्रेटर कहीं मार्स पे दिखा नहीं, सो ऐसा साइंटिस्ट्स लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर से आया हो ये अर्थ की तरह. दैट इज़ वॉट दे आर वंडरिंग यहाँ पे. ओके, they conclude that the event was caused by the release of enormous tectonic forces within Mars interiors. They are currently यही conclusion निकला because crater नहीं मिला. Okay, but similar था crater impact जैसा ही, मतलब meteoroid impact जैसा ही है, but वो crater मिला नहीं. then they are saying कि हो सकता है अर्थ की तरह हो, tectonic related हो सकता है. सोलर विंड एंड हीलियोस्फेयर. ओके, जैसे मैंने अपने कोर्स में एक चीज़ पढ़ाया था, ये अर्थ है एंड अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास है, वहाँ से ये निकल रहा है, राइट? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फेयर. अर्थ का अपना मैग्नेटोस्फेयर है. ओके, लाइकवाइज हमारे सोलर सिस्टम का भी है, क्रिएटेड बाय सन, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीलियोस्फेयर. इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, mostly electrons and protons. It's not a magnetic cover, but it does the same thing. It pushes other cosmic particles and energies, other protons, other particles away from and gives a protection layer की तरह वो काम करता है. जैसे अर्थ के चारों ओर वो मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन्स चार्ज पार्टिकल्स, उसी तरह सन पूरे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है थ्रू हीलियोस्फेयर. ओके, फ्लोइंग फ्रॉम द सन्स आउटर एटमोसफेयर कॉल्ड द कोरोना इनटू स्पेस. ओके, एंड वो ऐसा ये जो पर्टिकुलर लेयर ये जो बन रहा है ये है हीलियोस्फेयर. हाउएवर, अब आप बोलोगे कि ये तो सर्कल होने की जगह ये तो ऐसे है हीलियोस्फेयर. करेक्ट, ये पैराबोलिक है. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैंने ये बनाया, लेट मी, द साइड फेसिंग द सन हैज़ स्मॉलर मैग्नेटोस्फीयर, बट द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन वो बहुत दूर तक है. क्यों? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं और इसको स्ट्रेच करते जाते हैं, इस तरफ से स्ट्रेच करते जाते हैं. क्योंकि लाइकवाइज सेम चीज़ यहाँ हीलियोस्फीयर में भी अप्लाई होता है. तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि
जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी मूव कर रहा है थ्रू स्पेस. मतलब द सन इटसेल्फ विथ ऑल इट्स प्लैनेट इज एक्चुअली मूविंग इन अ डायरेक्शन. ओके, इंक्लूडिंग अस. तो हमारा अर्थ का मूवमेंट इज नॉट जस्ट अराउंड द सन, इट्स ऑल्सो इन द डायरेक्शन द सन इज गोइंग. इट इज गोइंग विद द सन. द एंटायर सिस्टम इज गोइंग. It travels at high speeds ranging from 250 to 800 kilometers per second. It is a vast region of space, okay, created by solar wind. The heliosphere acts as a shield protecting our solar system from high energy cosmic rays originating from outside our solar system. सोलर विंड के अर्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुका है. कब पूछा है? आई थिंक 2022 में पूछा था. ओके, उसमें दे हैड गिवन अ फ्यू थिंग्स दैट माइट हैपन बिकॉज ऑफ सोलर विंड, एंड आपको बताना था उनमें से क्या होंगे क्या नहीं होंगे. ओके, जैसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट फायर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, विच आई थिंक वॉज अनलाइकली. व्हाट आर द रियल इम्पैक्ट्स? ऑरोरास दिखेंगे ज़्यादा पृथ्वी पर, करेक्ट. अगर सोलर विंड सडन बहुत ज़्यादा सोलर विंड में इंक्रीज होता है देन ऑरोरास ज़्यादा हो जाता है. आई रिमेंबर some person had written it, had observed auroras in Ladakh. Ladakh is one of the northernmost part, the most northernmost almost. Gilgit Baltistan is actually northernmost, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है. बट लद्दाख इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्थ, 36 डिग्रीज नॉर्थ ऑलमोस्ट, आई थिंक. एंड वहाँ पर भी उतने, विच इज़ स्टिल वेरी साउथ फॉर ऑरोरास. ऑरोरास उतने साउथ तक आते नहीं हैं. बट व्हेन देर इज़ ह्यूज सोलर विंड कमिंग, then sometimes auroras are visible from even Ladakh. कभी हुआ है ऐसा. जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो होते हैं, दे कैन इंटरफेयर विथ पावर ग्रिड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स. ये याद होने चाहिए इफ़ दे रिपीट दिस. स्पेस क्राफ्ट डैमेज हो सकता है ऑफ कोर्स, एंड जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लाइफ को डेंजर हो सकता है इन स्पेस. नॉट जस्ट दैट, उनको रेडिएशन से खतरा हो सकता है. रेडिएशन हज़ार्ड, एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग बियॉन्ड अर्थ्स प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, वो तो ज़बरदस्त उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. ऑल्दो जो भी नियर अर्थ ऑर्बिट में उन पर कंपेरेटिवली कम इम्पैक्ट पड़ेगा. स्पेस वेदर प्रिडिक्शन, एंड एक्चुअली ह्यूमंस जो हैं वो मोस्टली 99% मिशंस जो होते हैं वो नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए होते हैं, इन विच इट इज़ ड्रिवन बाय ह्यूमन. when there are astronauts, वो लोग मोस्टली नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए जाते हैं. मून मिशंस जो थे वो दूर के लिए थे. स्पेस वेदर प्रिडिक्शन एंड आयोनोस्फेरिक चेंजेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन. फास्ट रेडियो बर्स्ट. An unusually high energy fast radio burst from a high redshift galaxy has offered new insight. क्या होता है फास्ट रेडियो बर्स्ट, एंड ये क्या न्यू इंसाइट दिया है? कभी कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि रेडियो वेवलेंथ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ ह्यूज, राइट. उनमें अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, एक्सरे वगैरह है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में बताया था. बीच में इंफ्रारेड आता है. इंफ्रारेड फिर विजिबल होता है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है इतना सा. यहाँ पे फिर अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, यूवी रेज. ओके, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. जो हम लोग देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से देखते हैं. जो रेडियो वेव्स हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, वो क्या करता है? वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अर्थ पे ऑब्जर्व होता है कि कहीं स्पेस में किसी एक पॉइंट से आया. अगर आप रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस को देख रहे हो ना, देन फॉर अ स्मॉल मिली सेकेंड के लिए अचानक से एक बहुत ब्राइट लाइट दिखेगा ऑन रेडियो टेलीस्कोप, क्योंकि वो रेडियो वेवलेंथ पर देख रहा है, राइट. तो उस टेलीस्कोप को नज़र आएगा ऐसा very bright light at some particular point. We don't particularly understand कि ये इतने strong radio waves कहाँ से आते हैं, and उसका exact cause अभी भी mystery है. But अभी recently ऐसा observation हुआ है कि कोई बहुत ही high redshift galaxy का क्या मतलब होता है? High redshift galaxy का मतलब है कि वो इतना far है, वो galaxy इतना far है हमारे से कि it is moving. Since the universe is expanding, right? I've talked about this in my second or third lecture. Because the universe is expanding at a very high speed, तो कुछ particular galaxies that are at the edge of the observable universe, मतलब edge मतलब क्या? ये अर्थ है, तो अर्थ से 14 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे जो गैलेक्सीज हैं ऑलमोस्ट एज पे, these are already moving at a very high speed in comparison to अर्थ. हमारे से बहुत हाई स्पीड पे ये लोग दूर जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट जो लाइट उनकी तरफ से पृथ्वी की ओर आ रहा है, दे हैव अ रेड शिफ्ट. मतलब जो एक्सपेक्टेड वेवलेंथ है उससे वो थोड़ा सा रेड वेवलेंथ की ओर चेंज हो गया है. वो जो लाइट है वो रेड की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा. दैट एक्सपेक्टेशन, वो जो डिफरेंस है, वो हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि वो कितने डिस्टेंस पे है वो गैलेक्सी, या इस टाइप की चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दैट. तो कोई एक हाई रेड शिफ्ट गैलेक्सी से ये आया, एक FRB. We don't know कि क्या सोर्स है. Okay, now we will talk about India's missions.
उसमें ऑफ कोर्स इस साल का सबसे बड़ा न्यूज़ था चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1। तो हम लोग चंद्रयान 3 का टॉपिक्स के हिसाब से देखेंगे। ओवरव्यू क्या है, इंडिया का लूनर मिशन है, फॉलो अप टू चंद्रयान 2। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। रिमेंबर दिस कि हम लोग कभी कभी सोचते ना, या उसने इसरो ने कर दिया, पहुंच भी गए हम लोग वहाँ पर, मिला क्या करके, इस पर्टिकुलर से हुआ क्या, व्हाट डिड दिस मिशन अचीव। हमेशा सारा मिशन कुछ बहुत बड़ा बड़ा डिस्कवरी करने के लिए नहीं होता है, बिकॉज दैट माइट कम लेटर। पहले आप वो डिस्कवरी करने के पोजीशन तक तो पहुँचो, वो पहुँचने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। जैसे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ वर्किंग फॉर सॉफ्ट लैंडिंग और व्हाट इज़ नॉट। आज हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या करने से सॉफ्ट लैंडिंग वर्क बेटर, क्या करने से नहीं, इट डिड नॉट वर्क, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी बिल्ड समथिंग वी विल इम्प्रूव ऑन इट। एवरीथिंग जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ही इंप्रूव होता है, तुरंत वो सबसे बड़ा इन्वेंशन आपके हाथ में नहीं आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मोबाइल फोन्स दैट यू आर करेंटली यूजिंग, दे आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ स्पेस रेस। आपको पता है स्पेस रेस क्या था, बिटवीन यूएस एंड रशिया। होड़ मची थी कि कौन पहले मून तक पहुंचेगा, एंड उस होड़ की वजह से इतना सारा अलग अलग नया टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट मजबूर हो गए क्रिएट करने के लिए टू रीच देयर फर्स्ट। दैट कॉम्पिटिशन वॉज गुड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, and they devised so many, invented so many instruments, discovered so many new things, and propelled us into the era of space. Okay, so but क्या सारे experiments उनके successful हुए? नहीं। Okay, why am I saying all this? In case कभी जब फ्यूचर में मेंस में आपको राइटिंग हो, देन you will be able to defend इसरो, and क्यों हमें और ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहिए इन स्पेस प्रोग्राम्स। इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कंज्यूमर्स आफ्टर से 2 और 3 डेकेड्स में। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन बोला ना, वो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं ना जो एट दैट टाइम वाज यूज्ड इन स्पेस फ्लाइट, वो बहुत एक्सपेंसिव था, एंड दे वर क्रिएटिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। लेटर ऑन वही सेम टेक्नोलॉजी बिकेम कॉमन एंड वर मास प्रोड्यूस्ड एंड बिकेम पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। ओके, थिंग्स लाइक दैट, एंड ऐसे ही प्रोग्रेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव किया इस ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव था, ये हुआ। डिप्लॉय करना था एक लूनर रोवर जो वो लेकर गया साथ में, प्रज्ञान। ओके, की कंपोनेंट्स क्या है, लैंडर है। लैंडर क्या, पहले एक लेकर गया मून तक। पहले तो हमने अर्थ के ग्रेविटी से निकलने के लिए क्या किया, हमने रॉकेट यूज़ किया। फिर एक दूसरा, फिर हमने अर्थ असिस्ट यूज़ किया टू रीच द मून। फिर हमने मून पहुंचा, फिर वहाँ हमने क्या किया, फिर वहाँ पर उसने वापस उस देयर वाज अ लैंडर कंपोनेंट, जो लैंडर उस रोवर को लेकर मून के सरफेस तक गया एंड लैंड किया। दिस इज़ द लैंडर। ओके, लैंडर से सीढ़ी निकला, सीढ़ी से क्या निकला, ये रोवर। ओके, सो हमारे पास क्या क्या है, ऑर्बिटर है जो लेकर गया किसे, लैंडर एंड रोवर को। फिर क्या है, लैंडर, वो किसे लेके गया, रोवर को। ओके, ऑफ कोर्स लॉन्च व्हीकल क्या था, GSLV Mark 3। ये इंडिया का बिगेस्ट रॉकेट येट है, एंड ये क्या है, ये मीडियम साइज है, मीडियम लिफ्ट बोलना चाहिए, मीडियम लिफ्ट याद रखना हमेशा। क्या है, मीडियम लिफ्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV, जो है मीडियम लिफ्ट। केपेबल ऑफ कैरिंग हैवी पेलोड्स टू लूनर ऑर्बिट, ये थोड़ा स्ट्रेच है बोलना, दिस इज अ स्ट्रेच, नॉट हैवी पेलोड्स बट या इट कैन कैरी गुड अमाउंट ऑफ पेलोड्स, बेटर दैन PSLV। क्या ये कंपैरिजन एक्चुअली इंडिया से ही कर रही है, PSLV, बट मच बिगर rockets have already existed in the past. There are countries who have the technology to send heavier payloads, much heavier payloads than India. And India का जो इसरो है, they don't share that technology. अगर बॉर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू साइंस, अगर बॉर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड अगर US ने डिस्कवर किया, वो शेयर करता अपना ओपन सोर्स जैसे सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह से सारा रिसर्च ओपन हो जाता, कंप्लीटली अवेलेबल, देन इंडिया कुड ऑल्सो बिल्ड इट वेरी इजीली एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। एंड हो सकता है हम लोग अब तक कॉलोनाइज भी कर चुके होते हैं मार्स को, राइट, विच इज़ आवर टारगेट। ह्यूमन लाइफ का फ्यूचर टारगेट होना चाहिए बिकमिंग मल्टी प्लानिटरी, ये वर्ड याद रखना है, मल्टी प्लानिटरी होना टारगेट होना चाहिए। दिस वर्ड इज़ यूजुअली इन द न्यूज़, इलॉन मस्क बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको। ओके, सो इंडिया इज़ ओनली केपेबल ऑफ बिल्डिंग मीडियम लिफ्ट रॉकेट्स राइट नाउ। US का Saturn 5 है, या अभी जस्ट न्यूज़ में रिसेंटली आया, टेस्ट किया, SpaceX के मल्टीपल रॉकेट हैं, Falcon 9 है, वो भी बिगर है इंडिया से, Falcon 9, Falcon Heavy है, एंड स्टारशिप इज़ सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल जो फ्यूचर बनेगा मार्स पे पहुंचने का हमारा। ओके, की फाइंडिंग, साइंटिफिक गोल्स क्या था, लूनर सरफेस देखना, कॉम्पोजिशन, जियोलॉजी, मिनरोलॉजी और आइस का प्रेजेंस, जो ऑलरेडी इंडिया डिस्कवर किया था। की फाइंडिंग्स क्या है, डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस, आइडेंटिफाइड डाइवर्स मिनरल्स इंडिकेटिंग अ जियोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे मिनरल्स हैं वहाँ पे, वही उसने
वी वर एबल टू फाइंड दैट। एंड जो रोवर था ना वो ज़्यादा दिन वर्क नहीं किया, इट ओनली वर्कड लाइक फॉर अ लिटिल बिट, फिर वहाँ पर रात हो गया। रात कितने दिन रहता है? 15 डेज, 14 डेज एक्चुअली, सही होना चाहिए 14 डेज, हाफ अ मंथ का रात होता है मून पे। एंड व्हेन दोबारा जब सनलाइट पड़ा, वी कुड नॉट वेक द रोवर अप। ओके, ये रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। इक्विप्ड विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सॉइल एनालिसिस, केपेबल ऑफ ट्रैवर्सिंग वेरी लूनर टेरेन्स। हाउएवर उसे उतना चलाने का मौका ही नहीं मिला। फाइंडिंग्स तो हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। आदित्य L1, इसको मैंने बहुत डिटेल में एक यूट्यूब वीडियो में पढ़ाया था यूपीएससी अखाड़ा के चैनल पे, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। और मैं यहाँ पे वेरी क्विकली आई टेक इट अप अगेन। इंडिया का पहला सोलर स्पेसक्राफ्ट मिशन है ये, कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है। कोरोना क्या होता है? ये सन है, ये सन का जो एजेस है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज शेड्यूल, नहीं, इट वॉज लॉन्च्ड सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 2 September 2023 यूजिंग व्हाट? PSLV XL लॉन्च व्हीकल। PSLV का बिगर वर्जन है, बट स्टिल वी डिड नॉट यूज GSLV। वाई? बिकॉज ये जितना हैवी था ये आदित्य L1, इट वॉज इनफ, PSLV ही काफ़ी था टू प्रोपेल इट टू इट्स लोकेशन जहाँ से भेजना है। वो लोकेशन क्या था? वो लोकेशन था L1, Lagrange point 1. We will talk about it in the next slide. And so why to waste money and send a more expensive rocket? GSLV क्यों भेजना फिर, जब कम से हो जाएगा तो? फिर उन्होंने कम ही भेजा। आदित्य इज अ संस्कृत वर्ड फॉर सन। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोलर विंड का एक्सेलरेशन वगैरह मेजर करना है। कोरोनल मैग्नेटोमेट्री, कोरोना मैंने बताया क्या है। ऑरिजिन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नियर यूवी सोलर रेडिएशन को देखेंगे हम लोग वहाँ से। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे फोटोस्फेयर का। जैसे कुछ अर्थ के लिए फॉर एग्जांपल कोई थ्रेट आता है सन से, किसी भी तरह का सोलर स्टॉर्म आता है अर्थ की ओर, देन इट विल बी एबल टू इंडिकेट अस अर्लियर, क्योंकि वो स्टॉर्म को आने में टाइम लगता है, टेक्स सम टाइम टू रीच। उसके पहले कम्युनिकेशन पॉसिबल है ऑब्जर्वेशन करके। वी कैन एंटिसिपेट इट, क्या ओके ये हुआ है, बिग सोलर विंड इज कमिंग आवर वे, वी कैन नो दैट। ओके, मेनी सच फिनोमेना ऑफ अ सन आर नॉट वेल अंडरस्टूड, देयरफॉर आदित्य L1 विल हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनरावल आवर सन्स मिस्ट्री। लाग्रांज पॉइंट्स वेरी क्विकली समझ लेते हैं। ये है हमारा अर्थ, आई शुड यूज ब्लू। ये है हमारा अर्थ, वो मून है, एंड सन एंड अर्थ के बीच में जहाँ पर इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो सन का भी और अर्थ का भी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को L1 बोलते हैं। ओके, लाइकवाइज L2 इज द पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम है अर्थ एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी काफ़ी स्टेबल ऑर्बिट है। L2 एंड L1 आर वेरी स्टेबल। अदरवाइज L3 इज ऑल्सो अ वेरी स्टेबल पॉइंट। L4 एंड L5 कंपेरेटिवली कम स्टेबल हैं, बट दीज आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ। ओके, यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा दिखाया गया है कि अर्थ का एक सर्कुलर ऑर्बिट है। असल में क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। अर्थ यूजुअली हैज़ लाइक दिस। ओके, ये भी एग्जैक्ट नहीं होगा, इट्स नॉट दैट एलिप्टिकल, बट इट इज़ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। आदित्य L1 वी हैव अंडरस्टूड, L1 यहाँ पर है, आदित्य L1 यहाँ के लिए लॉन्च हुआ है। L2 पे मैंने बताया था एक स्पेसक्राफ्ट है। कौन सा स्पेसक्राफ्ट है वहाँ पर? JWST। देयर आर अदर स्पेसक्राफ्ट्स हियर एज वेल, बोथ प्लेसेस में देयर आर अदर स्पेसक्राफ्ट। ऐसा नहीं कि दीज वर द फर्स्ट टू बी प्लेस्ड इन सच अ पॉइंट। यहाँ पे ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है, आदित्य L1 विल ऑर्बिट द सन एट L1 विद द ग्रेविटी ऑफ द सन इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ओके, सिंस दिस हम लोग भी ऑर्बिट में है, करेक्ट, एंड ये यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट है वो भी ऑर्बिट में है, करेक्ट। तो ये इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, देन देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बाहर दूर भागने के लिए, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सो ये L1 वो पॉइंट है जहाँ पर सन की ओर का अट्रैक्शन, ठीक है, प्लस, एक्चुअली प्लस नहीं होगा, माइनस अर्थ की ओर का जो अट्रैक्शन है, एंड इसमें प्लस करेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहाँ पे L1 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इॉन्स, साइक्लोट्रॉन, EMIC वेव्स। ओके, मैक-3 अंटार्कटिक स्टेशन क्या है? ये इंडिया का अपना अंटार्कटिक स्टेशन है, रिसर्च बेस है, एंड वहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट्स ने EMIC वेव्स ऑब्जर्व किया है। ये क्या है? एक यूनिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस है। कहाँ से आता है?
ये आता है, दिस इज द अर्थ, ये इक्वेटर है, मैग्नेटोस्फेयर के पास से, ओके, एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द पोल्स। तो EMS के बारे में क्या रखना, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन अर्थ के इनर मैग्नेटोस्फेयर में, एंड इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स व्हाट, पोल्स। स्टार्ट कहाँ होता है, ओरिजिनेट नियर इक्वेटर, बस याद रखना, नियर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स के पास ओरिजिनेट होता है। एंड जो मैग्नेटिक लाइन्स है ना, मैंने बताया था, जैसे ये मैग्नेटिक साउथ है, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक नॉर्थ है वो, एंड मैग्नेटिक साउथ की ओर, जो कि नॉर्थ पोल के पास है, कनाडा के पास है लास्ट, वो मूव करता रहता है, इट्स फ्लेक्सिबल, कि इसके साथ वो उस डायरेक्शन में मूव करता है, एक यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड देन मूव्स पोलवर्ड्स, ओके। इट विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सोलर विंड्स। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ LK99, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, ओके। ये एक वायर है, इमेजिन करो ये एक वायर है फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इस वायर में एक करंट मैंने दिया है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये करंट को जाने में जो अवरोध आता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस डिपिक्टेड बाय ओम। एंड ये रेजिस्टेंस हर मेटल में डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। जैसे गोल्ड, सिल्वर, दीज आर ग्रेट कंडक्टर्स मेटल में भी, बट हम लोग गोल्ड नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है, डजंट मेक सेंस। वी यूज़ कॉपर फॉर कंडक्शन रिलेटेड वायर्स बनाने के लिए, हम लोग कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं सबसे कॉमनली, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट को रोकता है, करेक्ट। एंड हमें कुछ पर्पसेस के लिए वी वांट ऐसा मेटल जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, एंड वो ऐसा कोई मेटल ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस एकदम ही ना हो, नेग्लिजिबल हो, जीरो के आसपास हो, ऐसा है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। हाउएवर एक फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस सेंचुरी कि इफ़ देर आर सम मटेरियल्स, इफ़ दे आर कूल्ड नियर 0 केल्विन के आसपास, नियर मतलब 10 केल्विन, 20 केल्विन, 30 केल्विन, दीज आर -273 डिग्री सेल्सियस वी आर टॉकिंग अबाउट। केल्विन में मैंने बोला, बट या दिस इज द रेंज वी आर टॉकिंग अबाउट, -250, 260। अगर हम लोग उतना ठंडा करते हैं किसी भी कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लोगों ने ट्राई किया, साइंटिस्ट्स ने, देर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट बिकम सुपर कंडक्टर, मतलब उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उन मटेरियल्स का। उसके पीछे रीज़न है कूपर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ डज इट वर्क, नॉट रेलेवेंट फॉर UPSC, बट ये नाम याद रख लेना है, कूपर। अगर दिख नहीं रहा क्लियरली, कूपर, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कूपर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड ये क्या करता है, कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हेल्प करता है इन सुपर कंडक्टिविटी। बट ये कब होता है, ये बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे, विच इज़ नॉट फीजिबल टू यूज़ इन एनी लैब, एनी इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इक्विपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उतना लो टेम्परेचर लाना बहुत डिफिकल्ट है। सो अभी के लिए सुपर कंडक्टिविटी नहीं पॉसिबल है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है सुपर कंडक्टिविटी का। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, इट एग्जिस्ट्स, एप्लीकेशंस आर 0, पॉसिबल एप्लीकेशंस इन फ्यूचर है विच विल टॉक अबाउट। LK99 क्या था, LK99 वॉज अ मटेरियल जो न्यूज़ में था, उसमें रिसर्च करने वाले कुछ साइंटिस्ट्स ने क्लेम किया कि दे हैव अचीव्ड सुपर कंडक्टिविटी ऑन रूम टेम्परेचर, इन रूम टेम्परेचर, मतलब 25 के डिग्री सेल्सियस इस आसपास। दिस वॉज अ ह्यूज क्लेम, दिस कैन टोटली चेंज द वे कंप्यूटर्स वर्क फॉर अस, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड करना ईजी हो जाएगा एंड कॉमन हो जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत। हाउएवर उसका पीयर रिव्यूज़ एंड अदर टेस्ट्स में ऐसा पता चला कि नहीं, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेच ऑफ अ क्लेम, बहुत बड़ा दूर का क्लेम था, एंड रिजल्ट्स इनकन्सिस्टेंट आए। सो उतना वी नीड, अभी हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, दैट वी हैवंट रीच्ड दैट लेवल येट, ओके। पॉसिबल यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या है, पावर ट्रांसमिशन, ऑफ कोर्स, तुम्हारा बहुत पावर, बहुत एफिशिएंसी बच जाएगा, बिकॉज जो केबल वायर्स दैट वी सी वो बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर देता है। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव ट्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग, MRI बेहतर हो जाएगा। एनर्जी स्टोरेज मच मोर एफिशिएंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा प्रोसेसिंग विल बिकम रियली फास्ट, लाइक इंस्टेंट फास्ट। पार्टिकल एक्सीलरेटर में यूज़ हो सकता है एंड क्वांटम कंप्यूटर्स में भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग, ओके। मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने पढ़ाया था इस पिलर में, राइट। उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। मैं प्रोटॉन्स को दिखाता हूँ रेड से, प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स हैं आपस में चिपके हुए हैं। न्यूट्रॉन्स में बता रहा हूँ ग्रे से, एंड उसके साथ 2 न्यूट्रॉन्स हैं। एक्चुअली इसको मैं ये कर देता हूँ, 6 बना देता हूँ, 3 3 3,
कितने हुए टोटल, कितने पार्टिकल्स यहाँ दिख रहा है, 12। इसके ये न्यूक्लियस हुआ, इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कार्बन एटम। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 6। एटॉमिक नंबर कहाँ से निकल कर आता है, कितने प्रोटॉन्स हैं, हर एलिमेंट का यूनिक है। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ओके, सो यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, राइट, हमें 6 दिख रहे हैं। तो 6 एग्जैक्ट इसका एटॉमिक नंबर है, 6 प्रोटॉन्स। ये हैं न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं। ओके, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते हैं जो मैंने पढ़ाया था अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो न्यूट्रॉन्स हैं उनमें चार्ज नहीं होता है, बट उनमें मास होता है, दे आर हैवी। ओके, जो प्रोटॉन्स हैं, जो रेड हमें यहाँ रेड कलर का दिख रहा है, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उनमें मास होता है, दे आर ऑल्सो हैवी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें चार्ज होता है बट दे आर एब्सोल्युटली नॉट हैवी। 1 आउट ऑफ 1037, इतना शायद 37 ऐसा शायद वेट होता है इन कंपैरिजन टू अ प्रोटॉन। ओके, सो दीज आर नेग्लिजिबल इन वेट। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इग्नोर करते हैं वेट काउंट करने में, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं। बीच में जो न्यूक्लियस में दिख रहा है 6 यहाँ पे कितना हुआ वेट इसका, एटॉमिक वेट 12 कार्बन का। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, C12 ऐसे लिखेंगे। ओके, नीचे लिखेंगे 6 मतलब एटॉमिक नंबर। हाउएवर दिस इज ओनली ट्रू फॉर द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन। देर आर आइसोटोप क्या होता है, देर आर सम, एक ही एलिमेंट का देर आर सम वेरिएशंस, सम रेडियो एक्टिव वर्जन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी नहीं बदलेंगे। जो रेड दिख रहा है वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, चाहे किसी का भी हो। वो बदल गया तो एलिमेंट बदल गया। ओके, बट देर आर सम वर्जन्स ऑफ कार्बन जिसमें 2 और न्यूट्रॉन्स होता है। इसका मतलब है कि 8। तो इन्हें इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन नीचे 6 बट ऊपर 14, जिसको बोलते हैं कार्बन 14। ये एक्सप्लेन क्लियर हो गया क्लियरली। ओके, सो अब ये जो आइसोटोप है ये आप में भी है और मेरे में भी है। कैसे, क्योंकि ये जो C14 वाला कार्बन है, कार्बन 14, ये एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, एंड इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस। एंड ये पर्टिकुलर कार्बन उनके स्ट्रक्चर में कैद होते जाता है, जमा होते जाता है। बट व्हेन अ प्लांट डाइज देन वो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, एंड व्हेन द फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स कंप्लीटली, इट मीन्स कि नो न्यू कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो रेडियो एक्टिव होगा, नो न्यू रेडियो एक्टिव कार्बन वॉज एडेड। इसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। तो जब भी मैं रेडियो एक्टिव कार्बन बोल रहा हूँ मतलब C14, कोई भी और C14 ऐड करना उसने बन गया, C12 भी बंद कर दिया, C14 भी बंद कर दिया। अमाउंट ऑफ कार्बन इन अ डेड प्लांट इज सेम, अब वो डिके होना स्टार्ट होगा। ओके, सो उससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 कार्बन एटम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें से अगर 100 कार्बन एटम्स एक्चुअली C14 है तो हम लोग उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। वी हैव अ रेशो, नेचुरल रेशो हमें पता है कि इतना होना चाहिए C14। उसके कंपैरिजन में कितने हैं उस पर हम लोग निकाल लेते हैं कि ये कितना पुराना है या इसे मरे हुए कितने टाइम हुआ है, यू नो। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। सो फॉर एग्जांपल अगर ये इमीडिएट डेथ पे रेशो 1000:100 का है, 1000 गुड कार्बन नॉर्मल कार्बन पे 100 ऐसे कार्बन्स हैं जो जिनका एटॉमिक मास 14 है। जो डिके रेट का क्या मतलब होता है, डिके रेट का मतलब होता है जो C14 होते हैं वो स्टेबल नहीं होता है, वो अपना 2 न्यूट्रॉन्स को निकाल देंगे बाहर, निकलो यार, एंड नॉर्मल C12 हो जाएंगे। एंड ये डिके जो है ये होते रहता है, एंड इसका हाफ लाइफ है 5730, 5730 साल लगते हैं, एंड वो हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब अगर 100 C14 थे तो उसके बाद 5730 साल के बाद आप देखोगे कि 50 है एग्जैक्ट। ओके, और 5730 साल बाद आओ तो कितना दिखेगा, 25, उसके बाद 12.5। ओके, हाफ होते जाएगा। दिस इज दैट एग्जाम्पल। तो अगर कोई प्लांट जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएट डेथ पे इस प्लांट पे 100 होना चाहिए, बट वो प्लांट अगर 6000 साल पुराना है तो मुझे कितने दिखेंगे, 50 दिखेंगे। ओके, 50 से थोड़े कम। सेम गोज फॉर एनिमल्स। क्यों, क्योंकि एनिमल्स वही प्लांट के बनाए हुए फूड को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कार्बन 14 है। दैट इज एप्लीकेबल टू अस एज वेल। मतलब अगर मैं मर जाता हूँ आज तो जो एक्सपेक्टेड कार्बन है उतना ही दिखेगा अगर तुरंत मेरे बॉडी पे रेडियो कार्बन टेस्ट किया गया तो। ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग। बट अगर मेरे बोन्स पे जो इतना एक्सपेक्टेड कार्बन है उसमें टेस्ट किया जाए 6000 ईयर्स लेटर, देन हाफ ऑफ दोज कार्बन 14 एटम्स वुड हैव ऑलरेडी डिकेड, एंड इससे हम लोग डेट निकालते हैं। ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग।
ये सिंपल चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस स्लाइड में भी वही एग्जैक्ट है, 5,730 साल। ओके, पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या एग्जैक्ट लिखा हुआ है। क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रेडियोकार्बन इन अ सैंपल फ्रॉम अ डेड प्लांट और एनिमल सच एज अ पीस ऑफ वुड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट व्हेन द एनिमल और प्लांट डाइड। ओके, डेथ का डेट निकल कर आता है। Okay, the older a sample is, the less radiocarbon there is to be detected, and because the half-life of radiocarbon is exact 5,730 years, the oldest dates that can be reliably measured by this process is approximately 50,000 years ago तक का हम लोग कार्बन डेटिंग अच्छे से एक्यूरेटली कर सकते हैं। ऑल्दो देर आर इंस्टेंसेस जिसमें बहुत ही अच्छा सैंपल मिला हो, देन इससे पुराना भी निकाला जा चुका है। क्यों ये 50,000 का ही लिमिट क्यों है? क्योंकि उसके बाद इतने कम C14 बचते हैं ना कि उनको डिटेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। हाफ होते जा रहा है, राइट, एवरी 5,730 ईयर्स में। कैल्शियम 41 ये है न्यूज़ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने पूरा रेडियोकार्बन रेटिंग पढ़ा। कार्बन 14 की तरह कैल्शियम 41 एक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। एटॉमिक मास कितना होता है? कॉमन एटॉमिक मास इज 40। क्यों? 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स, टोटल 40, बट इन सम केस देर इज़ 1 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, तब वो कैल्शियम 41 हो जाता है। ओके, एंड इसका हाफ लाइफ कितना है? 99,400 ईयर्स का, विच इज़ अ लॉट। ओके, इससे मतलब ये होता है कि हम लोग अगर इसको सही से डेवलप कर पाए, देन वी कैन हैव द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ बोन्स और अदर थिंग्स, एनी कार्बन डिपॉजिट, उसका हम लोग एग्जैक्ट डेट निकाल, सॉरी नॉट कार्बन डिपॉजिट, एनी कैल्शियम डिपॉजिट, बोन्स इसलिए मैंने बोला बोन्स, एनी कैल्शियम डिपॉजिट का हम लोग डेट निकाल सकते हैं गोइंग इनटू लैक्स ऑफ ईयर्स। ओके, दैट इज़ वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। अ सिग्निफिकेंट अर्ली इशू विद कार्बन डेटिंग वॉज कि कार्बन 14 एटम्स जो है ना वो एक्चुअली काफ़ी रेयर होते हैं इन दी इंटायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000:100 का रेशो लिया, रियल रेशो इससे भी कम होता है इवन एट डेथ। मतलब हो सकता है कि 10 लाख कार्बन एटम्स होंगे मेरे बॉडी में, तो 100 उसमें से शायद कार्बन 14 हो। द रेशो इज़ नॉट दैट गुड। यहाँ पे कैल्शियम में ऐसा नहीं है। ओके, सॉरी, कैल्शियम इज़ इवन मोर टफर। ओके, कैल्शियम में इट्स एक्चुअली इवन मोर टफर। 10⁻15 कैल्शियम एटम्स में इट अकर्स वंस। कार्बन में 10⁻12 है, एग्जैक्ट डेटा में यहाँ पे दिया हुआ है। कैल्शियम में इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। बट ब्रेक थ्रू क्या हुआ? एक नया टेक्निक इन्वेंट हुआ है जिसे हम एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस बोलते हैं। ओके, ATTA। ओके, ये सेंसिटिव है इनफ टू स्पॉट दीज एटम्स। इवन 10⁻15 के केस में भी ये देखा जा सकता है इन्हें, एंड दैट इज़ वॉट थिंग। ATTA किससे रिलेटेड है? कैल्शियम 41। क्यों है? रेडियोकार्बन की तरह सोचो, डेटिंग के लिए इट कैन बी वेरी यूजफुल। कैसे होता है वो डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन रीड अबाउट इट। पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्पेस फ्लाइट्स एंड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन। ओके, एक न्यू स्टडी आया रिसेंटली जिसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जा रहे हैं एंड वापस आ रहे हैं, उनके ब्रेन में जो कैविटीज़ हैं उसमें दे आर फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एक्सपैंड इंक्रीजिंगली विथ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट मिशंस अप टू 6 months। वो बढ़ते जाता है विथ टाइम, द टाइम मोर टाइम यू स्पेंड इन स्पेस एंड इंटरमिशन इंटरवल्स ऑफ लेस दैन 3 years। अगर वापस आए 3 साल से कम टाइम में रुक के वापस स्पेस में चले गए, देन इट विल नॉट, दे डोंट हैव द सफिशिएंट टाइम कि वो कैविटीज़ वापस रिड्यूस हो पाए। कैविटीज़ नहीं बोलना चाहिए, वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट वर्ड टू यूज़ हियर। ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाते हैं अगर 3 साल से कम में। तो दिस स्टडी सजेस्ट्स कि एस्ट्रोनॉट्स को दे शुड नॉट गो फ्रीक्वेंटली एंड एटलीस्ट पर मिशन के बीच में मिनिमम 3 years का गैप होना चाहिए। एंड देर आर इवन मोर थिंग्स जो ऑब्ज़र्व किया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई, जो जितने भी इस टाइप के रिसर्च आते रहते हैं उसके बेसिस पर फ्यूचर स्पेस फ्लाइट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ओके, लॉन्गर स्पेस फ्लाइट मिशंस रिजल्टेड इन ग्रेटर वेंट्रिकुलर enlargement विच टेपर्ड ऑफ आफ्टर 6 months इन स्पेस। मतलब अगर तुरंत जाके वापस आ रहे हैं देन इट्स लाइक दैट, बट अगर लंबे समय तक रह रहे हैं देन इट बिकेम टेपर्ड ऑफ। मतलब इंक्रीज़ का रेट घटते चला गया लेटर ऑन 6 months के आगे। तो मतलब हो सकता है कि वो एक अपर लिमिट है वेंट्रिकल्स के साइज़ का, एंड दे उसके बियॉन्ड इट विल नॉट इंक्रीज। ऐसा ये स्टडी सजेस्ट कर रहा है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू नो कि देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन ब्रेन, ऐसा किसी स्टडी में आया था।
लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज टैंटलम फाउंड इन सतलज रिवर। टैंटलम का एटॉमिक नंबर है 73। ये याद रख लेना है सॉर्ट ऑफ, मतलब एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं दे लेना रास्क वर्ड। क्यों ये याद रख लेना है? क्योंकि ये आयरन वगैरह इस टाइप के जो कॉमन मेटल्स है उससे काफ़ी हैवी है। सो दिस इज़ अ ग्रे हैवी मेटल, डक्टाइल है एंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, कैपेसिटर्स बिल्ड करने में यूज़ होता है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अलॉयज फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन सच एज जेट इंजन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज़ होता है। इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं एंड वो यूज़ केसेस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में, सर्जिकल इम्प्लांट्स, मेडिकल डिवाइसेस, सुपर अलॉयज बनाने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने जस्ट बताया। ओके, ये न्यूज़ में था। वाई? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन सतलज रिवर। हो सकता है आसपास में देयर कैन बी सम टाइप ऑफ ओर दैट कैन बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वी विल कवर पिलर बी का द लाइफ। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा टॉपिक्स है दैट वी विल कवर। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में थी इंक्लूडिंग स्पीसीज़ वगैरह विच वी माइट एक्चुअली नॉट कवर। स्पीसीज़ हो सकता है हम लोग कवर नहीं करेंगे बिकॉज न्यू स्पीसीज़ यूजुअली दे आर नॉट आस्किंग रिसेंट टाइम्स में। एकदम जो रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ नहीं पूछते, मैं सिर्फ पूछा उन्होंने जो पहले भी पूछ चुके हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें, इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, दे आस्क अबाउट लाइफ फॉर्म्स, तो उस टाइप की जितनी चीज़ें हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।